नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। रुक करते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा ने उपचुनावों से पहले ओडिशा और तेलंगाना की सरकारों पर गलत ढंग से तबादले और नियुक्तियां करने का आरोप लगाया। सरकारी पैसों की निकासी से जुड़े मामले में ईडी ने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के कथित तौर पर दिमापुर में 6 घंटे तक पूछताछ की। हालांकि अभी ईडी की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 37वां दिन की शुरुआत होते ही कर्नाटक के रामपुर से ये यात्रा शुरू हो गई। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कई पार्टी कार्यकर्ता व लोगों को हुजूम दिखाई दिया। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन से पहले उद्धव ठाकरे अगर छगन भुजबल से मदद मांगी होती तो वे आज भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहते। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सुबह भूकंप से झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह लगभग 5 बजे महसूस किए गए। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। भाजपा ने उपचुनावों से पहले ओडिशा और तेलंगाना की सरकार पर गलत ढंग से तबादले और नियुक्तियां करने का आरोप लगाया। ये चुनाव अगले माह होने वाले हैं। इस संबंध में उसने गुरुवार को निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर इससे संबंधित ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन, भाजपा महासचिव तरुण चुग और प्रताप चंद्र सारंगी और एन रामचंद्र राव शामिल रहे थे। उन्होंने धामनगर विधानसभा क्षेत्र में बीडीओ के रूप में कार्यरत 2 अधिकारियों के तबादले का हवाला दिया। आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ही तबादले उपचुनाव की घोषणा के बाद किए गए हैं। ज्ञापन में कहा गया कि ओडिशा सरकार द्वारा 2 सरकारी अधिकारी का भद्रक जिले में तबादला किया गया और इसका उद्देश्य सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार की जीत को पुख्ता करना है। इसी तरह एक दूसरे ज्ञापन में भाजपा ने तेलंगाना के रचाकोंडा में पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यरत एक आईपीएस अधिकारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उक्त अधिकारी 2016 से ही वहां तैनात है। यह निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। ओडिशा के धामनगर और तेलंगाना के मुनगोडे में 3 नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यह कोर्ट का कर्तव्य है कि वे राज्य के खर्च पर आरोपित को उचित और सार्थक कानूनी सहायता दे। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि दरिद्रता, गरीबी या निरक्षरता या किसी अन्य वजह से यदि कोई आरोपित अपने बचाव में अपनी पसंद का कोई अच्छा वकील करने में सक्षम नहीं है तो ये कोर्ट की जिम्मेदारी बन जाती है कि वे उसे उचित और सार्थक कानूनी सहायता प्रदान करे। इसका खर्च भी राज्य सरकार वहन करे। सरकारी पैसों की निकासी के जुड़े मामले में ईडी ने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो से कथित तौर पर दिमापुर में 6 घंटे तक पूछताछ की। हालांकि अभी ईडी की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। वहीं मामला सामने आया है कि कांग्रेस ने नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी के सीएम रियो को बर्खास्त करने की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय ने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो से कथित तौर पर कोहिमा में गैर मौजूद हाई कोर्ट भवन के संबंध में दिमापुर के पास रंग पहाड़ स्थित एक सैन्य शिविर में 6 घंटे तक पूछताछ की। भवन की नींव 2007 में रखी गई थी। राज्य सरकार इसके निर्माण के लिए अब तक 70 करोड़ रुपए की अधिक की निकासी कर चुके हैं। नागालैंड सरकार ने साल 2018 तक कथित तौर पर परियोजना स्थल के लिए विद्युतीकरण और पानी की आपूर्ति के लिए 44 करोड़ रुपए और न्यायाधीशों के लिए बंगलों के निर्माण के लिए 22 करोड़ से अधिक रुपए वापस ले लिए हैं। आरोप लगाया गया है कि नागालैंड के न्याय और कानून विभाग द्वारा 18 निकासी के माध्यम से मार्च 2009 और मार्च 2017 के बीच राशि का गबन किया गया था। ईडी के अधिकारियों ने यह भी कथित तौर पर रियो की जांच और पूछताछ को लगभग 3 सप्ताह तक गुप्त रखी। ईडी ने मामले को अपने हाथ में ले लिया और सीबीआई द्वारा जनवरी में एक विशेष अदालत में मामले में 2 आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद वित्तीय कोण से जांच शुरू कर दी। नागालैंड कांग्रेस के प्रमुख के थेरी और पूर्व मुख्यमंत्री के एल चिशी ने कहा कि राज्यपाल जगदीश मुखी को तुरंत घटनाक्रम का संज्ञान लेना चाहिए और यदि भाजपा के सहयोगी एनडीपीए नेता रियो इस्तीफा नहीं देते हैं
तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। थेरी ने कहा, एक मुख्यमंत्री से ईडी कार्यालय में पूछताछ एक बड़ी बात है। हर साल का यही हाल है। पराली जैसी समस्या को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की चुप्पी तभी टूटती है अब पराली जलने लगती है। इस साल फिर से खेतों में पराली जलने ही सभी हरकत में आ गए हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पराली से पैलेट बनाने के लिए प्लांट स्थापित करने की योजना लेकर आए हैं। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि पराली समस्या से निपटने के लिए ये एक अहम पहल है। इसमें किसानों का भी फायदा है और प्लांट लगाने वालों और थर्मल पावर प्लांट का भी। इससे रोजगार भी पैदा होगा। फिलहाल ये एक बार के लिए पायलट प्रोजेक्ट है। इस मौके पर एनटीपीसी के चेयरमैन गुरदीप सिंह ने कहा कि वे 100% पैलेट खरीदने को तैयार है। उन्होंने पैलेट प्लांट लगाने के इच्छुक उद्यमियों को इस बात का भरोसा दिया कि वे निश्चित होकर प्लांट लगाए। फिलहाल उन्होंने इस खरीद के लिए टेंडर निकाले हैं, लेकिन यदि कोई टेंडर से बाहर भी देता चाहता है तो वो भी वे पैलेट खरीदेंगे। इस दौरान वह इन पर्यावरण मंत्रालय और सीपीसीबी ने इसे लेकर पूरा प्लान पेश किया है। पराली भंडार केंद्र खोलने की भी तैयारी जताई जा रही है। हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों में जगह जगह पराली भंडारण केंद्र भी खोलने की तैयारी है। फिलहाल जो प्लांट तैयार किया है उसके तहत प्लांट लगे तो उनमें से 2 लाख मिलियन टन से ज्यादा पराली की खपत होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 37वां दिन और दिन की शुरुआत होते ही कर्नाटक के रामपुरा से यह यात्रा शुरू हुई और इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कई पार्टी कार्यकर्ता व लोगों को हुजूम दिखाई दिया। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडलर पर भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो भी ट्वीट किया। इसमें लिखा गया है कि ताकत तिरंगे से मिल रही है, इसलिए हर दिन आसान लग रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के एक और दिन ने दस्तक दी है। पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के बाद यह यात्रा आज आंध्र प्रदेश में प्रवेश करेगी। यहां के अनंतपुर के ओबालापुरम में राहुल गांधी समेत अन्य कार्यकर्ता कुछ समय के लिए रुकेंगे। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा टीम की ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि एक और उल्लेखनीय दिन। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जहां भी भारत जोड़ो यात्रा जाती है, प्यार हमारा पीछा करता है। कांग्रेस पदाधिकारियों के अनुसार राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में जजिरकल्लू टोल प्लाजा से प्रवेश करेंगे, जहां वे शाम 4 या 4:30 बजे के तक रुकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हालांकि वे शाम को वापस कर्नाटक लौट जाएंगे। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा ने 30 सितंबर को कर्नाटक में प्रवेश किया और 21 दिनों में 511 किलोमीटर की दूरी तय की। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने किसानों की दिक्कतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट किया, राजा का अन्याय देखो, खाद पर 5% जीएसटी, ट्रैक्टर पर 12 और कीटनाशक पर 18%। जहां देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं से भाजपा वसूली कर रही है, वहीं भारत जोड़ो यात्रा किसानों की आवाज बुलंद कर रही है। हम किसानों के साथ हैं और रहेंगे। भाजपा नेता अमित ने रीट्वीट किया कि राहुल का फिर झूठ। जीएसटी की पूर्व व्यवस्था के तहत कृषि वस्तुओं और उपकरणों पर पहले से ही विभिन्न टैक्स लागू थे। सच्चाई यह है कि जीएसटी के तहत उर्वरक, सिंचाई प्रणाली, ट्रैक्टर और अन्य मशीनरी जैसे वस्तुओं के आने से कराधान की दर कम हो गई है। उन्होंने ट्वीट पर एक सूची भी जारी की जिसमें जीएसटी से पहले और बाद की दर का अंतर दिख रहा है और उसके मुताबिक केमिकल फर्टिलाइजर पर पूर्व जीएसटी पर 10% था और अब 5% है। वही ट्रैक्टर पर पहले 16% दर था और अब 12% दर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को किसानों के समर्थन में ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला। इसके कुछ देर बाद भाजपा ने भी पलटवार करते हुए उन्हें झूठ बता दिया। भाजपा ने आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि राहुल बिना तथ्यों के बात करते हैं, वे पैथोलॉजिकल झूठ है। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन से पहले उद्धव ठाकरे अगर छगन भुजबल से मदद मांगी होती तो वे आज भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहते। छगन भुजबल के
75वें जन्मदिन के अमृत महोत्सव पर कई नेता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि छगन भुजबल बागियों से निपटने के लिए सही व्यक्ति होते हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को संपर्क करना चाहिए था। अजित पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे जो छगन भुजबल की मदद लेनी चाहिए थी। जब शिवसेना के 15 विधायक बागी होकर पार्टी छोड़ दिए थे, कहा कि वे ऐसे परिदृश्यों के मास्टर हैं। अगर आपने उनसे संपर्क किया होता तो आप अभी भी महाराष्ट्र के सीएम होते। वहीं इस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने कहा कि छगन भुजबल अगर शिवसेना नहीं छोड़ते तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते। साथ ही शिवसेना प्रमुख ने कहा कि मैं अब शॉक प्रूफ हो गया हूं, लेकिन जब भुजबल ने शिवसेना छोड़ी तो मेरा परिवार सदमे में था। उन्होंने कहा कि हमारे अपने परिवार के सदस्यों में से एक ने हमें छोड़ दिया है। छगन भुजबल के जन्मदिन पर आयोजित समारोह में उद्धव ठाकरे और अजित पवार के अलावा नेशनल कांग्रेस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के साथ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट भी शामिल हुए। कभी शिवसेना के तेज तर्रार नेता भुजबल ने बाल ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को छोड़ दिया था। 1990 के दशक में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को गुजरात आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया पर तीखा हमला किया। केंद्रीय मंत्री ने गोपाल इटालिया को पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए गटर माउथ कहा है। गोपाल इटालिया को आज ही जमानत मिली है और स्मृति ईरानी ने एक वीडियो शेयर करते हुए गोपाल इटालिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात में आपका सफाया हो जाएगा। पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले गोपाल इटालिया के वीडियो को रिट्वीट करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि हीराबा मां शक्ति का रूप है। केजरीवाल के खास गोपाल इटालिया ने 100 साल की हीराबा को नफरत की राजनीति में घसीट लिया। ज़रात जैसे सभ्य समाज में आप और उसकी विकृत मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं है। गुजरात के नाम पर मातृशक्ति का ऐसा अपमान गुजराती अपने वोट से करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के आशीर्वाद से गटर माउथ गोपाल इटालिया हीराबा को गाली देता है। मैं कोई नाराजगी नहीं जताती, मैं ये नहीं दिखाना चाहती कि गुजरात की कितने नाराज है, लेकिन ये जान ले कि आपको जज किया गया है और आपकी पार्टी को गुजरात में सफाया कर दिया जाएगा जब जनता इंसाफ देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था और सरिता विहार पुलिस थाने ले गई थी। हालांकि कुछ घंटों की हिरासत के बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया था। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह लगभग 5 बजे के आसपास महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई है और फिलहाल भूकंप से किसी जानमाल की हानि की खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक अंबिकापुर से 65 किलोमीटर दूर 4.8 तीव्रता का भूकंप आया था और भूकंप का केंद्र धरातल से 10 किलोमीटर नीचे था। वहीं झटके महसूस होने पर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके सुबह 5 बजे से 5:30 बजे के आसपास महसूस किए गए हैं। भूकंप कोरिया जिले के आसपास के इलाकों में भी महसूस किया गया था। हाल ही में किए गए शोध से पता चला है कि लाखों साल पुराने छोटे जीव हिंकूरंगी सबडक्सन जोन में विनाशकारी भूकंप का कारण बन सकते हैं। सबडक्सन जोन एक सीमा है जहां पैसिफिक प्लेट ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नीचे ड्राइव कर रहती है। इस जोन में 8 मैग्नीट्यूड से ज्यादा के विशाल मेगा थ्रस्ट भूकंप का आ सकते हैं। रेडी टू कुक पराठा खाने के शौकीन लोगों को अब इसके लिए अधिक खर्च करना पड़ेगा। गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के अनुसार रोटी और पराठे में काफी अंतर है, इसलिए रोटी पर 5% जबकि पराठे पर 18% जीएसटी लगेगा। अहमदाबाद की कंपनी वाड़ीलाल इंडस्ट्रीज की अपील पर यह फैसला आया है। वहीं
व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों का कहना है कि पराठे पर अधिक जीएसटी नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि दोनों ही गेहूं के आटे से बनते हैं। वाड़ीलाल की तरह के रेडी टू कुक यानी फ्रोजन पराठे बनाती है। कंपनी का कहना है कि रोटी और पराठे में ज्यादा अंतर नहीं है और दोनों आटे से ही बनते हैं। इस वजह से पराठे पर भी 5% ही जीएसटी लगना चाहिए। कंपनी ने दावा किया कि पराठा और रोटी बनाने की सिर्फ प्रक्रिया की समान नहीं है, बल्कि उनके इस्तेमाल और उपभोक्ता का तरीका भी एक जैसा है। कंपनी की इस दलील को एएआर ने खारिज कर दिया और साफ किया कि पराठे पर 18% जीएसटी लगेगा। इससे पहले अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की अहमदाबाद बेंच ने व्यवस्था दी थी कि फ्रोजन पराठे पर 18% जीएसटी लगेगा। इसके खिलाफ कंपनी ने एएआर के अपील की थी और लेकिन अपीलेट अथॉरिटी ने एएआर के फैसले को सही ठहराते हुए उसको बरकरार रखा था। अथॉरिटी का कहना था कि वाड़ीलाल इंडस्ट्रीज द्वारा जो पराठे बनाए जाते हैं उनमें 36 से 62% तक आटा होता है और इनमें आलू, मूली, प्याज के साथ वेजिटेबल ऑयल और नमक भी होता है। वहीं सादी रोटी और चपाती में सिर्फ आटा एवं पानी होता है। इसके अलावा रोटी के डायरेक्ट खाया जाता है और पराठे को खाने से पहले तवे पर सेकना भी पड़ता है। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचने लगा तो अपने आप को एकदम टॉप मैनेजमेंट समझने लगा। चाय कैपुचिनो। क्या सर, टाइम है आने का? चलो। कैपेचिनो। ग्रीन टी। तो इतना भी झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रैपिडो है, लो प्राइस, कंफर्टेबल और क्विक। टाइम से पहुंचो एकदम आराम से। रैपिडो, बाइक वाली टैक्सी। पुआया शाहजहांपुर मार्ग पर सिंदौल स्थित खन्नौत नदी पुल पर बृहस्पतिवार शाम को शॉर्ट सर्किट से कार में आग लग गई थी। कार चुनाव कार्यालय में तैनात सिपाही कुलदीप की है। दमकल यूनिट ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कस्टम विभाग ने मुंबई एयरपोर्ट से आज 15 किलो सोना और 22 लाख रुपए की वैल्यू की विदेशी मुद्रा को जब्त किया है। कस्टम विभाग ने बीते 24 घंटों में ही इतनी बड़ी कार्रवाई की है। 15 किलो सोना और 22 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा की कुल वैल्यू 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान कर दी है। लोक भवन में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने धान का खरीद मूल्य के साथ 30 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। पटना हाईकोर्ट की तरफ से निकाय चुनाव पर रोक लगाए जाने पर जेडीयू बड़े पैमाने धरना प्रदर्शन करने वाली है। जेडीयू इसके लिए बीजेपी और केंद्र सरकार को दोषी मानती है। रुक करते खबरों पर विस्तार से। पुआया शाहजहांपुर मार्ग पर सिंधौल स्थित खन्नौत नदी पुल पर बृहस्पतिवार शाम को शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगी थी। कार चुनाव कार्यालय में तैनात सिपाही कुलदीप जी की थी। दमकल यूनिट ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ड्यूटी करने के बाद कुलदीप कुमार पुआया लौट रहे थे। सिंदौली के पास खन्नौत नदी के पुल पर शॉर्ट सर्किट होने से कार में अचानक धुआं निकलने लगा। धुएं को देखकर कुलदीप ने तुरंत कार को रोड के किनारे खड़ा कर दिया था और बाहर आ गए थे। कुछ देर में कार ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई थी। लपटें उठती देखकर कुछ देर के लिए यातायात रुक गया था। इसके चलते वाहनों की लंबी लाइन भी लग गई थी। सिंदौली थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। तेज पलटों पर मिट्टी डालने का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बीच दमकल यूनिट ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। इस बीच करीब 1 घंटे तक यातायात बंद रहा। पुलिस को वाहनों को पास करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी की डेट नजदीक आ गई है। राजधानी बीजिंग में 16 अक्टूबर को चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जमा होंगे और शी जिनपिंग को तीसरी बार देश की कमान सौंप सकते हैं। करीब 5 साल बाद होने वाली इस बेहद अहम बैठक से पहले चीन में एक दुर्लभ प्रदर्शन देखने को मिला है। शी जिनपिंग की जीरो कोविड नीति से बुरी तरह से परेशान हो चुकी जनता ने बीजिंग के कई इलाकों में पोस्टर बैनर लगाया, चीन के राष्ट्रपति को तानाशाह बता दिया है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हमें कोरोना टेस्ट नहीं बल्कि खाना चाहिए। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया में वायरल हो रही यह तस्वीर बीजिंग के हेल्दियान जिले की है। कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं पार्टी कांग्रेस से ठीक पहले इस प्रदर्शनों से चीन की पोल खुल गई है। चीन ने पार्टी कांग्रेस की इस बैठक से ठीक पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम बीजिंग में किए हैं और इस तरफ निगरानी की जा रही है। और प्रदर्शनकारियों ने अपने पोस्टर में लिखा है कि कोरोना जांच नहीं, हम भोजन ना चाहते हैं और सांस्कृतिक क्रांति नहीं, सुधार चाहते हैं। इन बैनरों में तो यह यहां तक लिखा है कि शी जिनपिंग तानाशाह है और लोगों से हड़ताल करने की अपील भी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने एक अन्य पोस्टर बीजिंग में जोनगू आकुन और विश्वविद्यालय इलाके में भी लगाया है। चीन ने पार्टी कांग्रेस की बैठक से पहले राजधानी में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। ऐसे में इस तरह के प्रदर्शन को असाधारण बताया जा रहा है। इस अहम बैठक से ठीक पहले चीन की सुरक्षा एजेंसियों ने 14 लाख लोगों को अपराधी बताकर उन्हें अरेस्ट कर लिया है। कस्टम विभाग ने मुंबई एयरपोर्ट से आज 15 किलो सोना और 22 लाख रुपए की वैल्यू की विदेशी मुद्रा को जब्त किया है। कस्टम विभाग ने बीते 24 घंटे में ही इतनी बड़ी कार्रवाई की है। 15 किलो सोना और 22 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा की कुल वैल्यू 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 11 और 12 अक्टूबर को छत्रपति शिवाजी महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुंबई एयरपोर्ट कस्टम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इस बीच 5 मामले सामने आए जिसमें अलग अलग तरह से कस्टम विभाग ने सोना और विदेशी मुद्रा को जब्त किया है। कुछ भारतीय एमिरेट्स फ्लाइट EK500 का विमान लेकर दुबई से मुंबई आ रहे थे और इनमें 9 किलोग्राम सोना मिला जिसकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। ये सोना और विदेशी मुद्रा एक चेस्ट बेल्ट में छिपी थी जिसमें 9 पॉकेट्स थी, छाती और कंधे में लपेटा गया था। इस मामले में सूडान देश का एक व्यक्ति जो एमिरेट्स फ्लाइट EK504 की फ्लाइट पकड़कर मुंबई एयरपोर्ट लैंड किया था। इसके बाद 973 ग्राम सोना बरामद भी किया गया था जो कि वैक्स एक्स फॉर्म में था। इससे अलावा 51 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई थी। इस मामले में इंडिगो फ्लाइट 6E6149 की फ्लाइट पकड़कर एक भारतीय चेन्नई से मुंबई का आ रहा था। इस शख्स के पास 1 किलोग्राम सोना और 1 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा मिली जिसे वो अपने अंडरवेयर के कारोबार में छिपा कर लाया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर मॉस्को से दिल्ली आई फ्लाइट में बम होने के बाद हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने बताया कि रेस्क्यू टीम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। सभी यात्रियों को सुरक्षित प्लेन से उतार लिया गया था और फिलहाल उनके सामान और प्लेन की तलाशी भी ले जा चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को देर रात सूचना मिली थी कि मॉस्को से रात करीब 3 बजे दिल्ली आ रही फ्लाइट NOSU 232 में बम है। इसके बाद रेस्क्यू टीम को मौके पर तैनात किया गया था। विमान की रनवे 29 पर लैंडिंग करवाई गई थी। पहले सभी यात्री फिर क्रू मेंबर को सुरक्षित नीचे उतारा गया था। विमान की चेकिंग की जा रही थी। फ्लाइट में 386 यात्री और 16 क्रू मेंबर थे। 10 दिन पहले ईरान के यात्री विमान में बम की खबर आई थी जो बाद में अफवाह निकली। दरअसल प्लेन के इजाजत मांगी लेकिन ATC ने दिल्ली की जगह जयपुर या चंडीगढ़ जाने को कहा। इसके बाद विमान की निगरानी के लिए एयरफोर्स के सुखोई फाइटर जेट लगाए गए और इन फाइटर जेट्स ने पंजाब और जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरी और पीछा करते हुए उसे भारतीय सीमा से बाहर छोड़ा आए। फ्लाइट्स ने चीन में ग्वाजाउन एयरपोर्ट पर लैंडिंग की है। तलाशी के बाद इनमें कोई बम नहीं मिला। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को महान एयर की फ्लाइट में बम का इनपुट लाहौर ATC से मिला था। इसके बाद दिल्ली ATC ने पायलटों को जानकारी दी। साथ ही विमान को जयपुर और फिर चंडीगढ़ में उतरने का विकल्प दिया गया था लेकिन पायलटों ने लैंडिंग से इनकार कर दिया था और दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत मांगी जिससे इनकार कर दिया गया था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 को मंजूर कर दिया है। लोक भवन में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने धान का खरीद मूल्य के साथ 30 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 15% सब्सिडी मिलेगी। 2022-23 में धान का क्रय मूल्य 2020 रुपया प्रति क्विंटल था। 2060 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से तय किया गया। लखनऊ संभाग के 3 जिले लखनऊ, हरदोई, सीतापुर तथा बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा तथा झांसी मंडल के आने वाली जनपदों में 1 अक्टूबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक धान का क्रय किया जाएगा। इसी प्रकार से 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव तथा चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, मिर्जापुर तथा प्रयागराज में खरीद होगी। धान के क्रय करने का समय 9 बजे से 4 बजे तक किया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज प्रवास पर है। वे पूरे दिन शहर में रहेंगे और विभिन्न आयोजनों में शामिल होंगे। कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के घर भी जाएंगे। सर्किट हाउस में जन सुनवाई करने के बाद उन्होंने विभागीय अफसरों के साथ विकास कार्यों की भी समीक्षा की है। इस दौरान जिले में डेंगू की गंभीर होती स्थिति पर भी चर्चा हुई। फिर डिप्टी सीएम ने बेली अस्पताल के बाद अस्पताल मेडिकल एसोसिएशन के ब्लड बैंक का भी निरीक्षण किया। समीक्षा बैठक में उठक बेली अस्पताल में ब्लड बैंक का निरीक्षण करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिलाधिकारी संजय खत्री से कहा कि ब्लड बैंक के आसपास दलालों के सक्रिय होने की सूचना है। इस पर लगाम लगाए और यह भी कहा कि मरीजों को सुरक्षित ब्लड की मिलना चाहिए। उन्होंने डेंगू पीड़ितों को बेहतर उपचार के लिए कहा। पटना हाईकोर्ट की तरफ से निकाय चुनाव पर रोक लगाए जाने पर जेडीयू बड़े पैमाने धरना प्रदर्शन कर रही है। जेडीयू इस्तीफे लिए बीजेपी और केंद्र सरकार को दोषी मानती है। बीजेपी ने आरक्षण विरोधी चेहरे को बेनकाब करने और इस मुद्दे पर उनके द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए जेडीयू ने सभी जिला मुख्यालय पर आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोली कार्यक्रम कर रही है और इस दौरान पार्टी के सभी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने अपने जिला मुख्यालय में धरना देकर बीजेपी के आरक्षण विरोधी चेहरे को उजागर करेगी। पटना के गांधी मूर्ति पर धरने पर बैठे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 2015 के चुनाव में पहले ही यह कहा था कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए। उसी समय हम लोग को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का यह एजेंडा है कि इस देश में आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और अभी जो नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े वर्ग को बिहार में 20% का आरक्षण दिया गया है, 2006 में पंचायती राज में दिया गया, 2007 में नगर निकाय में दिया गया। ये मामला पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। दोनों के द्वारा राज्य सरकार के इस कानून को सही ठहराया गया। डेंगू के बढ़ते प्रकोप और इसमें स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को परखने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय यानी बेली अस्पताल पहुंच गए। उनके साथ फूलपुर की सांसद केसरी देवी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी और जिलाधिकारी संजय खत्री भी रहे। बेली अस्पताल पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने मरीजों से बात कर सुविधाओं के बारे में जाना। इस समय सभी मरीज मच्छरदानी में थे। कई मरीजों की प्लेटलेट और हालत के बारे में उप मुख्यमंत्री ने साथ में मौजूद मुख्य चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर शारदा चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नानक सरन और बेली अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MK अखोरी से पूछा। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक बाद देखते हैं रफ्तार न्यूज। रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचने लगा तो अपने आप को एकदम टॉप मैनेजमेंट समझने लगा। चाय कैपुचिनो। क्या सर, टाइम है आने का? चलो। कैपेचिनो। ग्रीन टी।
तो इतना भी झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रैपिडो है, लो प्राइस, कंफर्टेबल और क्विक। टाइम से पहुंचो एकदम आराम से। रैपिडो, बाइक वाली टैक्सी। बस शुरू करने की बात है, फिर सपने बोलते हैं क्या करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, जो कहीं नहीं मिलता उसे कहाँ ढूंढना है। बस शुरू करने की बात है, उसके लिए जो भी चाहिए अपनी दुकान Amazon पर सब मिल जाएगा। शांति, तुम्हारे नए गेस्ट हाउस के पहले गेस्ट। हेलो, Do you have Wi-Fi here? इट विल बी देयर टुमारो। Amazon, नई शुरुआतों की अपनी दुकान। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पानी की टंकी पर चढ़कर देश का तिरंगा फहराया। इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। राहुल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कन्नड़ भाषा का सम्मान होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा 7 दिसंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। अब यह कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में पहुंच गई है। गुरुवार को इसका 36वां दिन था। राहुल 12 राज्यों की यात्रा करते हुए कश्मीर पहुंचे। अब तक उन्होंने 925 किलोमीटर की यात्रा तय की है। राहुल गांधी चित्रदुर्ग में एक जगह से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने पानी की टंकी पे पानी का बैनर और झंडा देखा। वे पानी की टंकी पर चढ़ने लगे और इसके बाद कई कार्यकर्ताओं ने भी उनके पीछे आ गए। राहुल ने टंकी पर चढ़कर देश का तिरंगा फहराया और कुछ मिनट बाद उतर आए। कन्नड़ को लेकर उठे विवाद के बीच राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस को लगता है कि वे कर्नाटक के इतिहास पर हमला कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी ऐसा करता है तो उन्हें कांग्रेस पार्टी की पूरी ताकत का सामना करना होगा। राहुल ने आगे कहा कि भाजपा कन्नड़ को सेकेंडरी लैंग्वेज समझती है, इसका सम्मान नहीं करना चाहती, लेकिन कांग्रेस के लिए ये भाषा भी प्राइमरी है। कर्नाटक के लोग कन्नड़ बोलना चाहते हैं, केरल के लोग मलयालम, तमिलनाडु के लोग तमिल बोलना चाहते हैं, तो ये उन्हें इसकी फ्रीडम होनी चाहिए। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों कर्नाटक में है। यहाँ से यात्रा तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब होते हुए केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर तक जाएगी। राहुल की यह यात्रा करीब 3570 किलोमीटर की है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस 372 लोकसभा सीटों पर फोकस करेगी। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया का एक और वीडियो सामने आया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने यह वीडियो शेयर किया है। इटालिया ने इस वीडियो में एक बार फिर से प्रधानमंत्री और उनकी मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसके पहले राष्ट्रीय महिला आयोग ने इटालिया के एक वीडियो में प्रेम के लिए अभद्र भाषा बोलने को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया था। इसका जवाब देने पहुंचे इटालिया ने राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष के ऑफिस में प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 3 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इस वीडियो को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इटालिया पर हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया। स्मृति ने ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल का जैसे मुंह वाले गोपाल इटालिया ने आपके आशीर्वाद से पीएम मोदी की मां को खाई थी। मैं कोई नाराजगी नहीं जताती, मैं यह दिखाना नहीं चाहती कि गुजराती कितने नाराज है, लेकिन आप यह जान ले कि जनता ने आपको देख लिया है। आपकी पार्टी को गुजरात चुनाव में नष्ट कर दिया जाएगा। एक हफ्ते के भीतर भाजपा ने इटालिया का तीसरा वीडियो जारी कर हमला बोला है। पहले वीडियो में गोपाल ने पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहने के अलावा कई विवादित बातें भी कही थी। दूसरे वीडियो में इटालिया ने मंदिर और कथाओं का शोषण का अड्डा बताते हुए महिलाओं को वहां न जाने की सलाह दी थी। सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद सुलझाने के लिए 14 अक्टूबर को पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री आमने सामने बैठेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ में यह बैठक करेंगे। इस बीच पंजाब सरकार परसों पुराने इस मुद्दे से जुड़े पेचीदा तथ्यों की स्टडी में लगी है। पंजाब के सीएम मान राज्य के हित और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कर रही है। हालांकि उन्होंने यह कहा था सतलुज यमुना लिंक नहर के लेकर दोनों राज्यों के सीएम की यह मीटिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। दोनों राज्यों के इस मुद्दे पर 19 जनवरी 2023 को कोर्ट में अपने जवाब दाखिल करने हैं। हालांकि इस विवाद पर पंजाब की आप सरकार फिलहाल एक तरफा फैसला
या सहमति बनाने के मूड में नहीं दिख रही। सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल के मामले में 10 नवंबर 2016 हरियाणा के पक्ष में फैसला किया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि एसवाईएल का बकाया काम पूरा कर हरियाणा को पर्याप्त पानी दिया जाए। 28 जुलाई 2020 को कोर्ट ने केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता का आदेश दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह मध्यस्थता की, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। इस मुद्दे पर पंजाब का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। पंजाब की सरकारें समय समय पर कहती रहती है कि राज्य के पास किसी को देने के लिए सरप्लस पानी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस मुद्दे पर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से बातचीत की, जिसमें कैप्टन ने पंजाब का स्टैंड दोहराया था। एसवाईएल को लेकर शुक्रवार को होने वाली बैठक से पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सतलुज यमुना लिंक हरियाणा के पानी पर हरियाणा का हक है और वह इसे लेकर ही रहेगा। हरियाणा के सीएम ने कहा कि इस मुद्दे के लिए एक टाइमलाइन फिक्स होना बेहद जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ होने वाली मीटिंग में इस मुद्दे का हल जरूर निकलेगा। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर 14 अक्टूबर को हरियाणा और पंजाब के सीएम की बैठक होगी। चंडीगढ़ में सुबह 11:30 बजे होने वाली इस बैठक में मामले के समाधान के लिए सीएम मनोहर लाल और भगवंत मान विचार विमर्श करेंगे। बैठक से पहले मनोहर लाल के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि एसवाईएल हरियाणा वासियों का हक है और उन्हें पूरी आशा है कि उन्हें उनका हक अवश्य मिलेगा। उन्होंने यह कहा है कि हरियाणा के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी अत्यंत आवश्यक है, ताकि प्रदेश के किसानों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि शुक्रवार को होने वाली इस अहम बैठक से कोई हल जरूर निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस 2 फैसले के बावजूद पंजाब ने एसवाईएल का निर्माण कार्य पूरा किया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर लागू करने की बजाय पंजाब ने वर्ष 2004 में समझौते को निस्तारीकरण अधिनियम बनाकर इनके क्रियान्वयन में रोड़ा अटकाने का प्रयास किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोलर बोर्ड को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। सौरव गांगुली का इस पद से हटना तय हो गया है। गुरुवार को एक इवेंट के दौरान उन्होंने बातचीत की और कई संकेत भी दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार के बोर्ड अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गांगुली ने नामांकन भी नहीं भरा है। वहीं पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी के नए अध्यक्ष बनने की चर्चाएं जोरों पर है। हालांकि बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने अपने बयान में कहा था कि बिन्नी निर्विरोध चुने जा सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह खबरें भी सामने आ रही है कि गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहने के लिए बोर्ड के मौजूदा पदाधिकारियों ने इन पर हामी नहीं भरी। बाद में उन्हें आईपीएल चेयरमैन के पद पर भी पेश की गई, लेकिन गांगुली ने इस पद कहकर ठुकरा दिया कि बोर्ड के शीर्ष पद पर रहने के बाद वह इस कमेटी हेड के तौर पर नहीं काम करना चाहते। अब इन सभी मामलों पर गांगुली ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि वह कुछ बड़ा करने के लिए सोच रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक इवेंट में गांगुली ने कहा कि वह लंबे समय से प्रशासक रहे और अब कुछ और करना चाहते हैं। गांगुली ने कहा, मैं एक प्रशासक रहा हूं, मैं कुछ और काम करने के लिए आगे बढ़ूंगा। अब जीवन में जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब आप भारत के लिए खेलते हैं तो वह सबसे अच्छा दिन होता है। मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष रहा हूँ और मैं आगे भी बड़ी चीजें करता रहूंगा। आप हमेशा के लिए खिलाड़ी नहीं हो सकते, आप हमेशा के लिए प्रशासक नहीं हो सकते। दोनों काम करके बहुत अच्छा लगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से अंधेरी उपचुनाव के लिए ऋतुजा का इस्तीफा स्वीकार करने को कहा है। इसे उद्धव गुट के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। कोर्ट ने बीएमसी को कल सुबह 11 बजे तक इस्तीफे की स्वीकृति वाला पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। दरअसल मुंबई की अंधेरी पूर्व सीट पर विधानसभा उपचुनाव में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी ने ऋतुजा को उम्मीदवार बनाया है। ऋतुजा बीएमसी में कार्यरत है। उम्मीदवार के ऐलान के बाद उन्होंने बीएमसी को अपना इस्तीफा सौंप दिया, पर वह अब तक स्वीकृत नहीं हुआ है। इस बीच उन्होंने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को रुख कर मुंबई नगर निकाय को उनका इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।
ऋतुजा ने अपनी याचिका में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निकाय उनका इस्तीफा स्वीकार करने में देरी कर रहा है, ताकि वह 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में मैदान में नहीं उतर सके। उन्होंने कोर्ट से उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर है। बता दें कि शिवसेना विधायक ऋतुजा लटके के पति रमेश लटके निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। याचिका में बताया गया है कि ऋतुजा लटके 2006 से बीएमसी में कार्यरत है और वह उपचुनाव लड़ना चाहती है। याचिकाकर्ता अपना इस्तीफा 3 अक्टूबर को बीएमसी को सौंप दिया। सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई, लेकिन बीएमसी ने आज तक उन्हें इस्तीफे को मंजूर नहीं किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को इस आरोप पर स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि वे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी के एक अधिकारी सार्वजनिक बयान जारी कर इसका भी खंडन किया है कि विक्रमसिंघे पूर्व राष्ट्रपति को संरक्षण दे रहे हैं। ये मामला यहाँ मीरे जिले के पास विरोध प्रदर्शन हुई एक घटना के बाद करने लगा। इस घटना में कई लोग एक झील के बाहर आकर खड़े हुए दिखे और विक्रमसिंघे को राजपक्ष को मोहरा बताया। इसके पहले राजपक्ष की पार्टी श्रीलंका बोर्ड चुनाव 13 जून ने एक सार्वजनिक रैली आयोजित की। उससे अन्य वक्ताओं के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष ने भी सपोर्ट किया। इसमें उन नेताओं ने कहा कि विक्रमसिंघे देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। इस टिप्पणी से देश के एक बड़े तबके में गुस्सा भड़क उठा है। यूएनपी के महासचिव पलिता राणा के बेटारा ने इस मामले में राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को लपेटे जाने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो नेता आज राष्ट्रपति पर राजपक्षे परिवार को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि विक्रमसिंघे ने उनका पुनर्वास किया। वरना ऐसे नेताओं का यह हाल हो गया था कि वे अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकते थे। मंडरा ने कहा कि लोग मीरे जेल पर आए और उधर नेताओं को इसके लिए रानिल विक्रमसिंघे का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज वे सुरक्षित अपने वाहनों में बैठकर संसद पहुंचते हैं या फिर रैलियों को संबोधित करने चले जाते हैं। हाल में कई विपक्षी नेताओं ने ये बात कही है कि विक्रमसिंघे को राजपक्षे परिवार ने कैद कर रखा है। जंग विद्रोह के बाद गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया था। उसके बाद श्रीलंका के सांसद ने विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति चुना। उन्हें एसएलपीपी का समर्थन निर्वाचित किया था। पर्यवेक्षकों के मुताबिक इसलिए ये धारणा देश में बनी रही है कि राजपक्षे परिवार ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया और इसके बदले विक्रमसिंघे राजपक्षे परिवार को संरक्षण दे रहे हैं। सरकारी लेटर पेड व मोहर का गलत इस्तेमाल कर वेमन सैदा कराने व अपमानित करने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसडीजे अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने सपा नेता आजम खां पर आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने अभियोजन के गवाहों की गवाही दर्ज करने के लिए 4 नवंबर तक की तारीख तय की है। इससे पहले मामले की सुनवाई के समय आजम खां कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया। इस पर आजम ने आरोपों को इनकार करते हुए मामले का विचारण किए जाने की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने आरोप तय करते हुए अगली सुनवाई के लिए गवाहों को तलब करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि मामले में वादी अलावा समीर नकवी ने 1 फरवरी 2019 को हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा गया है कि घटना वर्ष 2014 से संबंधित है, लेकिन तत्कालीन सरकार के प्रभाव के चलते उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। उसने राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों को शिकायत भेजकर आरोप लगाया है कि आजम खां सरकारी लेटरहेड व मोहर का दुरुपयोग कर भाजपा, आरएसएस और मौलाना सैयद कल्बे सवाद नकवी को बदनाम कर उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंच रहे हैं। गुजरात में अंधविश्वास के चलते बेटी की हत्या का मामला सामने आया है। पिता और ताऊ को शक था कि लड़की को भूख लगी है। ऐसे में लड़की को खन्ने के खेत में बांधकर पिता उसे भूखा रखा। इससे उसकी मौत हो गई। उन्हें तंत्र में भरोसा था। उनका मानना था कि तांत्रिक अनुष्ठान में मारपीट से भूत भाग जाएगा। घटना के बारे में लड़की की मां और नाना को पता चला तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। तब यह मामला सामने आया है। यह मामला गिर सोमनाथ जिले के तालाला के धावा गांव की है।
पुलिस के मुताबिक मृतक धैर्य की उम्र 14 साल की है। वह 9वीं क्लास में पढ़ रही है। वह करीब 1 साल से अपने ताऊ दिलीपक परी के घर पर धावा गांव में रह रही है। ताऊ तंत्र में भरोसा करता है। उन्हें ही 1 अक्टूबर को सूरत में रहने वाले अपने भाई यानी कि धैर्य के पिता भावेश को फोन लगाकर बताया कि आपकी बेटी को भूत लगे हैं। पिता सूरत से धावा पहुंच गया। इसके बाद दोनों आपसे सलाह से उसका भूत भगाने के लिए तंत्र का रास्ता चुना। 1 अक्टूबर को दिलीप और भावेश धैर्य को लेकर गांव के गन्ने के खेत में गए और उसे बांध दिया। 2 दिन बाद फिर दोनों भाई खेत में पहुंचे और धैर्य के साथ मार दिया। इस पर धैर्य बेसुध हो गई और दोनों भाई उसे उसी हालत में छोड़कर घर आ गए। 2 दिन बाद यानी कि 5 अक्टूबर को खेत में जाकर देखा तो बेटी उसी हालत में पड़ी हुई थी। तभी उन्होंने कुछ नहीं किया। 7 अक्टूबर की सुबह 11 बजे दोनों खेत में पहुंचे तो बेटी के शरीर से बदबू आ रही थी। तब उन्होंने लगा कि बेटी की मौत हो गई है। दोनों ने उसी रात बेटी का शव वहीं खेत में जला दिया और अगले दिन सूरत में रह रही बच्ची की मां को बेटी की मौत की सूचना दी। बिहार की महागठबंधन सरकार में कानूनी मंत्री रहे कार्तिकेय अपहरण केस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। पटना हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए केस डायरी तलब किया। इस अग्रिम जमानत की याचिका पर जस्टिस सुनील कुमार पवार ने सुनवाई की। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई और 2 अन्य लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत इस सप्ताह की शुरुआत में राज्य में कई शहरों में छापेमारी करने के बाद गिरफ्तार किया। उत्तर कोरिया ने लगातार मिसाइल परीक्षण करके कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव बढ़ा दिया। गुरुवार को अब तक एक बार फिर उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। सार्वजनिक रूप से जुटाए गए 2 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करने और विदेशी अंशदान कानून का उल्लंघन करने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ पीएमएलए के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना भाजपा अपना सबसे बड़ा काम मानती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कश्मीर में मुद्दों के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार अति पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के विरोधी है। नगर निकाय चुनाव पर असंवैधानिक निर्णय इस बात का प्रमाण है। नीतीश कुमार की फितरत धोखेबाजी की और अब वे प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में लालू यादव के दबाव में अति पिछड़े वर्ग के भोले भाले लोगों को धोखा दे रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के अति पिछड़ों को विकास पर केंद्रीय सामाजिक नीति को और मंडल कमीशन लागू होने के सामाजिक राजनीतिक विरासत पर पहरा अधिकार अगर किसी का है तो हमारा है। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में या कर्पूरी ठाकुर के साथ सरकार में रहकर था। 1980 में और 1980 के बाद सरकार में बाहर रहकर हमने लगातार गरीब, कमजोर व पिछड़े समाज के हकों को लेकर उनका साथ दिया है। वर्ष 1989 में देश में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के सहित बिहार में 2006 के बाद से आरक्षण के जो प्राधिवान है उनके पक्ष में सहमति बनाने और लागू कराने में हमारी भूमिका निर्विवादित है। आज बिहार के उच्च न्यायालय ने नीतीश कुमार के वास्तविक चरित्र को सबसे सामने नंगा कर दिया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिन ब दिन बढ़ रही है। राहुल गांधी की पद यात्रा इस वक्त कर्नाटक में मौजूद थी। आज राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत चिकडुल के चलकेरे टाउन से की थी। राहुल गांधी इस दौरान स्थानीय लोगों से मिलने नजर आए और उनसे बातें करते नजर आए। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा अब तक 905 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। मध्य प्रदेश के 2 कांग्रेस विधायकों सिद्धार्थ कुशवाहा और सुनील सराफ पर दर्ज हुए छेड़छाड़ के मामले में जांच तेज हो गई है। मामले की जांच कर रही जीआरपी एसपी जबलपुर में
पदस्थ इंस्पेक्टर शशि ध्रुवे ने घटना के दिन रेवांचल एक्सप्रेस में तैनात टीसी अटेंडेंट पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए हैं। सभी ने पीड़ित महिला के साथ विधायकों द्वारा अभद्रता की घटना को सही बताया। अब ट्रेन में सवार अन्य यात्रियों के बयान लिए जाएंगे। इंस्पेक्टर शशि ध्रुव ने बताया कि विधायकों की गिरफ्तारी भी हो सकती है और पुलिस जमानत के लिए नोटिस भी दे सकती है। ये पुलिस पर निर्भर है और हालांकि मामले में 7 साल से कम सजा की धारा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, लेकिन पुलिस कोर्ट को मामले की गंभीरता बताकर गिरफ्तारी कर सकती है। बता दें, महिला की शिकायत पर सागर पुलिस ने सतना के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, कोतमा विधायक सुनील सराफा पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था। इसके बाद जबलपुर जीआरपी ने मामले की जांच एसपी ऑफिस को सौंप दी थी। इसकी जांच महिला इंस्पेक्टर शशि ध्रुवे को दी गई है। रेवांचल एक्सप्रेस रिवाज से रवाना हुई थी। H1 कोच में 30 साल की महिला अपने 6 माह के बच्चे के साथ सफर कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस के दोनों विधायकों पर बेटच का आरोप लगाया था। उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी अपने पति को फोन पर दी। इसके बाद ट्रेन में ही जीआरपी और आरपीएफ ने महिला की शिकायत सुनी और दोनों विधायकों पर केस दर्ज हुआ। बिहार की महागठबंधन सरकार ने कानून मंत्री रहे कार्तिकेय सिंह अपहरण केस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केस डायरी तलब किया है। इस अग्रिम जमानत की याचिका पर जस्टिस सुनील कुमार पवार ने सुनवाई की। दरअसल बिहटा थाने में दर्ज इस केस में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह समेत कई लोग आरोपी है। जांच में कार्तिकेय सिंह का भी नाम सामने आया है। फिर पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया है, तब इसके खिलाफ बिल्डर का परिवार कोर्ट पहुंचा है। पूर्व कानून मंत्री को 30 सितंबर को दानापुर कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन उस दिन सुनवाई टल गई थी। दूसरी तरफ पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए कार्तिकेय सिंह ने अपने वकील के माध्यम से पटना हाईकोर्ट में एंटी सेपरेटी बेल पिटीशन फाइल की थी। बिहार के पूर्व कानून मंत्री के बारे में कहा गया कि वे फरार है। तब इस मामले को लेकर पटना पुलिस की खूब फजीयत हुई। इसके बाद कार्तिकेय कुमार के वकील की ओर से कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया कि आरोपी फरार नहीं चल रहे हैं, बल्कि हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। वे कानून के शरण में हैं और कानून का सम्मान कर रहे हैं। आवेदन को न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 12 अक्टूबर को निर्धारित की थी। दरअसल बिहटा थाना इलाके में बिल्डर राजीव रंजन की 2014 में किडनैपिंग हुई थी। राजीव रंजन की किडनैपिंग मामले में एक आरोपी कार्तिकेय सिंह भी थे और बिहटा थाना में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ और धारा 164 के तहत बयान में उनका नाम आया है। इस मामले की वजह से कार्तिकेय सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर बीच नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की बात सामने आ रही है। जगदानंद सिंह की नाराजगी और पद के इस्तीफा देने के बाद कहा जा रहा था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन अब अचानक एक और नाम सामने आया और उन्हें आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात कही जा रही है। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता शिवचंद्र राम को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस चर्चा को तब बल मिला जब आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने सिंगापुर रवाना होने से पहले शिवचंद्र राम को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया था और यहां मीसा भारती के घर पर लालू यादव के उनकी मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि मुलाकात के दौरान लालू ने उन्हें प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लिए भी कहा। इसके बाद अब उनके नाम का औपचारिक ऐलान बाकी रह गया है। शिवचंद्र राम बिहार के पिछड़ी जाति का बड़ा चेहरा माना जाता है। वे बिहार के पूर्व खेल मंत्री रह चुके हैं। अभी कुशेश्वर स्थान में हुई बिहार विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया था। आरजेडी यहां चुनाव हार जरूर गई थी, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने यहां मुकाबला किया उसके बाद पार्टी में शिवचंद्र राम का कद बढ़ गया था। आरजेडी मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के बाद उनके नाम का ऐलान कर सकती है। आरजेडी के सुधाकर सिंह इस्तीफा प्रकरण के बाद जगदानंद सिंह नाराज बताए जा रहे थे। कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से ये इस्तीफा दे दिया
किया है वह 9 और 10 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित आरजेडी की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। कहा तो यह भी जा रहा है कि जगदानंद आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने के साथ साथ पार्टी भी छोड़ सकते हैं। इधर लालू प्रसाद का तेजस्वी यादव ने भी पार्टी के पुराने नेता रहे जगदानंद सिंह को मनाने की कोशिश की नहीं की, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के लिए शिवचंद्र राम का नाम सामने आ रहा है। प्रवर्तन निर्देशालय ने छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई और 2 अन्य लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत इस सप्ताह की शुरुआत में राज्य में कई शहरों में छापेमारी करने के बाद गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने बताया कि राज्य की राजधानी रायपुर में संघीय एजेंसी ने सुबह इंद्रमणि समूह के कारोबारी सुनील अग्रवाल और फरार कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी को भी हिरासत में ले लिया है। 3 लोगों को धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है और उन्हें एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उनकी और हिरासत की मांग करेगी। 2009 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बिश्नोई वर्तमान में छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी के सीईओ के रूप में कार्यरत भी है। एजेंसी ने उन्हें बुधवार को रायपुर स्थित अपने कार्यालय में कुछ अन्य लोगों के साथ पूछताछ की। गिरफ्तारी तब हुई जब एजेंसी ने 11 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों और निजी संस्थाओं के कथित गठजोड़ द्वारा राज्य में कोयला और खनन ट्रांसपोर्टर से कथित अवैध लेवी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई छापे मारे। एजेंसी ने आईएएस अधिकारी और रायगढ़ जिला कलेक्टर रानू साहू के आवास को भी सील कर दिया है, क्योंकि वे मंगलवार को शुरू हुई छापेमारी के दौरान उपलब्ध नहीं थे। समझा जाता है कि साहू ने एजेंसी को सूचित किया था कि उनकी चिकित्सा प्रक्रिया चल रही है और उसने जांच में सहयोग का आश्वासन दिया है। इंदौर में भाजपा पारदर्शी के पति को भीड़ ने पुलिस थाने में घेर कर पिटाया कि महिला से विवाद के बाद पुलिस ने उन्हें थाने बुलाया था। यहां विवाद और बढ़ा और जिसके बाद महिला के साथ आए लोगों ने पारदर्शी पति की थाने में ही जमकर पिटाई कर दी। राऊ थाने में गुरुवार को शाम 4 बजे जमकर हंगामा हुआ। फोन पर महिला सफाई कर्मी से भाजपा पारदर्शी पति का विवाद हो गया था। महिला सफाई कर्मी अपने साथियों के साथ थाने पहुंची थी। यहां पुलिस ने मामला सुलझाने के लिए भाजपा पारदर्शी के पति संदीप चौहान को भी बुला लिया। थाने में मौजूद भीड़ ने उन्हें घेर कर पीट दिया। इसके चलते मामला सुलझने के बजाय विवाद और बढ़ गया। पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे पारदर्शी पति को छुड़ाया। सफाई कर्मचारियों ने थाने के बाहर नारेबाजी भी की। राऊ नगर परिषद के वार्ड नंबर 13 से पार्षद सीमा चौहान के पति का संदीप का गुरुवार को महिला सफाई कर्मचारी से सफाई की बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद महिला ने दोपहर में पुलिस की शिकायत कर दी थी। उनके साथ अन्य लोगों को भी थाने पहुंचे थे। इधर पुलिस की सूचना पर पारदर्शी पति संदीप चौहान भी अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे। इस दौरान थाने के गेट पर ही समझाइश का दौर चला। तभी अचानक बातों ही बातों में मामला गर्मा गया और महिला सफाई कर्मी के साथियों ने पारदर्शी पति को घेर कर पीट लिया। पुलिस के मौजूदा स्टाफ ने जैसे तैसे भीड़ से पारदर्शी पति संदीप को छुड़ाया। बाद में समर्थकों को भीड़ भी थाने पर इकट्ठा हो गई। सूचना के बाद मामले में कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जहां दोनों पक्षों की ओर से कार्रवाई की बात की जा रही है। उत्तर कोरिया ने लगातार मिसाइल परीक्षण करके कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव बढ़ा दिया है। गुरुवार को अब एक बार फिर उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है और किम जोंग उनकी निगरानी में उत्तर कोरिया सैन्य क्षमताओं में लगातार विस्तार कर रहा है। उत्तर कोरिया की ओर से पिछले दिनों दागी गई मिसाइलों के कारण कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। दरअसल लगातार मिसाइल परीक्षण के बाद दक्षिण कोरिया व अमेरिका की ओर से भी जवाब दिया गया है, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इसी सप्ताह उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल ऐसी दागी जो जापान के ऊपर से गुजरते हुए प्रशांत महासागर में जाकर गिरी। बीते 2 हफ्तों में उत्तर कोरिया 6 मिसाइलें दाग चुका है। उत्तर कोरियाई मिसाइलों के जवान में अपनी मिसाइलें दागने के बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने इस हफ्ते जापान को साथ लेकर विशेष सैनिक अभ्यास भी शुरू कर दिया। अमेरिका ने अपना विमानवाही पोत कोरियाई प्रायद्वीप से लगे जल क्षेत्र में तैनात कर दिया है। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने इस अमेरिकी कदम को बेहद असामान्य बताया है।
फिलहाल खबरों में इतना है, लेकिन विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ आप देश और दुनिया की खबरों को आप राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।